नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, थर्ड ईयर के बीए थर्ड ईयर में समाज शास्त्र, जिसमें आपकी एक सीरीज है भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र। तो आज इस सब्जेक्ट को, चूंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्द, ये पेपर जो है आपको देना है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर की तरह ही आज के इस सब्जेक्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं। कुछ दैट मीन्स कि 15 ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। यकीन मानिएगा, बाकी मॉडल पेपर की तरह ही ये मॉडल पेपर भी आपको 100% रिजल्ट देगा। जो हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो भली बात ही जानते हैं कि हमारे मॉडल पेपरों का कितना महत्व है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 2024 के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जिनको भी अभी एग्जाम देने जाना है, बीए थर्ड ईयर का एग्जाम चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है, क्लियर है ना। तो समाजशास्त्र का कौन सा पार्ट? भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र। तो ये वाला पार्ट जिस किसी का भी विषय हो, ध्यान रहे और ध्यान से एक एक प्रश्नों पर वो फोकस करे, एक भी प्रश्न छोड़ने लायक नहीं होगा। आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। और आंसर कैसे निकालना है आपको इन सभी प्रश्नों का सेशन के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनजाति से क्या आशय है? और एक बात ध्यान रहे, सेशन स्टार्ट करूं उससे पहले, कि मैं उसी को अंडरलाइन या मार्क करूंगा जो इस प्रश्न की टर्म होगी, ठीक है ना, और जिस पर आपको डायरेक्टली फोकस करना है। पूरे प्रश्न पर कोई फोकस नहीं करना है, सीधे सीधे आपको फोकस करना है प्रश्न की टर्म पर, क्योंकि टर्म एक समान होगी, चाहे वो एग्जाम में पूछी जाए, चाहे वो आपकी किताब में पढ़ने को मिले, लेकिन प्रश्न एक जैसा नहीं होता है। प्रश्न को घुमाया जा सकता है लेकिन टर्म वही होती है। देखिए, जनजाति से क्या आशय है? यहां पर जनजाति का आशय आपसे पूछा गया है और आगे बोला गया है कि जनजाति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर इस प्रश्न में आपसे दो टर्म पूछी गई है, लेकिन जहां पर आशय पूछा गया हो, अर्थ पूछा गया हो किसी का, साथ में आपको उसकी परिभाषा भी ऐड करनी होती है। क्या? परिभाषा भी ऐड करनी होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, परिभाषा अगर ज्यादा याद नहीं है तो एक दो परिभाषाएं भी लिख देंगे तो भी आपका बेहतर काम हो जाएगा। मैक्सिमम 2 परिभाषाएं लिखनी है और अगर याद नहीं भी है तो कम से कम एक परिभाषा जरूर आपको लिखना है। तो जनजाति का मतलब क्या होता है, इसके साथ ही साथ में इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता। अथवा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनजाति की परिभाषा दीजिए, जनजाति की परिभाषा दीजिए और जनजातियों की क्या विशेषताएं हैं। सेम प्रश्न है। ऊपर वाले में अर्थ पूछा गया था और नीचे वाले प्रश्न में इसकी परिभाषा पूछी गई है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? अनुसूचित जाति किसे कहते हैं, अर्थात कि अनुसूचित जाति का अर्थ पूछा गया है। आगे कहा गया है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर बताइए, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं इस प्रश्न में, एकदम सिंपल सा है। अनुसूचित जनजाति क्या होती है ये बताते हुए आपको जनजाति और अनुसूचित जनजाति के मध्य में अंतर स्पष्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में जनजातीय जनांकिकी पर एक टिप्पणी लिखिए। तो जनजातीय जनांकिकी क्या होती है, इसकी पूरा एक निबंध की तरह इसको राइट करना है, लिखना है, क्लियर है। इस पर एक टिप्पणी करना है जो कि विस्तार पूर्वक होगी, शॉर्ट में नहीं होगी, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वो दीर्घ प्रकृति के प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जनजाति परिवार की अवधारणा विस्तार से समझाइए। जनजाति परिवार क्या होता है? जनजाति परिवार, जिस तरह से जनजाति जनांकिकी को आपने पूरे एक टिप्पणी के रूप में पढ़ा, उसी प्रकार से जनजाति परिवार की भी आपको एक टिप्पणी करना है। चाहे वो यहां पर अवधारणा बोल दे, टिप्पणी बोल दे, विस्तार से समझाइए, ये सारी बातें एक ही होती है। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है कुछ इस तरह से कि जनजातीय परिवार के मातृवंशीय एवं पितृवंशीय समाज की विवेचना कीजिए। कौन कौन सा? मातृवंशीय और पितृवंशीय समाज, ठीक है ना। तो जनजातीय परिवार में मातृवंशीय परिवार या समाज या फिर पितृवंशीय समाज, इन दोनों को आपको सेपरेट तरीके से समझाना है, अलग अलग तरीके समझाना है, ठीक है ना। यह पॉइंट बन जाएंगे यहां पर। तो जनजातीय परिवार क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा, 1 या 2 इसकी परिभाषाएं हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आपका जाएगा मातृवंशीय समाज क्या होती है, और चौथे नंबर पर पितृवंशीय समाज क्या होती है, और 5वें नंबर पर आप निष्कर्ष लिख दोगे, इसके साथ में प्रश्न का समापन कर दोगे, समाप्त कर दोगे। और इसी के साथ में 3 से 4 पेज भर जाएंगे, जो कि सफिशिएंट होते हैं किसी भी दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों के लिए, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति विवाह।
जनजाति, देखिए यार ये सभी हर प्रश्न एक एक टर्म पर पूछा गया है आप लोगों से। प्रश्न नंबर 1 में आपसे जनजाति के बारे में पूछा गया, प्रश्न नंबर 2 में अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया, प्रश्न नंबर 3 में जनजाति जनांकिकी के बारे में पूछा गया, प्रश्न नंबर 4 में जनजाति परिवार, प्रश्न नंबर 5 में जनजाति विवाद। तो देखिए अपने आप एक टर्म है, ठीक है ना। तो इन सभी टर्मों को यदि आप विस्तार से पढ़ लेते हो ना, तो और किसी पॉइंट पर आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, उन सभी में वो सारे पॉइंट आ जाते हैं। चलिए, तो जनजाति विवाह पर निबंध अथवा में है भारतीय जनजातियों में विवाह के स्वरूप क्या क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। तो जनजातियों में विवाह के स्वरूप, दैट मीन्स कि प्रकार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन करना है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है नातेदारी से आप क्या समझते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, नातेदारी। नातेदारी से आप क्या समझते हैं, नातेदारी के प्रकार बताइए, या फिर नातेदारी की परिभाषा देते हुए इसकी श्रेणियों और संज्ञाओं का वर्णन कीजिए। श्रेणियों और संज्ञाओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 जो है आपसे नातेदारी के बारे में कंप्लीटली पूछा गया है। तो नातेदारी वाले कॉन्सेप्ट को जब आप पढ़ोगे ध्यान से, तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट ये सब मिल जाएंगे पढ़ने को, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है जनजातीय महिलाओं की परिवर्तनशील स्थिति की विवेचना कीजिए। इसका मतलब होता है कि जनजातीय महिलाएं जो रही हैं, इनकी पहले अर्थात कि उस परिस्थिति में या कहीं प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करें तो उस समय में इनकी क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, और आज वर्तमान में किस तरह से उनकी स्थिति में परिवर्तन आया है, इसकी विवेचना करना है आपको। प्रश्न नंबर 8 है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो यहां पर अर्थव्यवस्था मतलब ये मत समझ जाए कि अब हम अर्थशास्त्र में पहुंच गए, नहीं। अर्थव्यवस्था की बात तो कही गई है, लेकिन जनजातीय अर्थव्यवस्था की बात कही गई है इस प्रश्न में। तो समाजशास्त्र में इस वाले पाठ में विशेष रूप से जब भी अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो समझ जाइएगा जनजातीय अर्थव्यवस्था की बात यहां पर की गई है, और उसी से संबंधित बातें आपको वहां पर लिखनी है। जैसे कि आगे लिखा गया है, जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को समझाइए, अथवा है जनजातीय अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो देखिए प्रश्न सेम है, प्रश्न सेम है, मात्र आपको जनजातीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हुए अर्थात उसका अर्थ और परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताएं बतानी है, दैट्स ऑल। ये 3 टर्म मात्र आपसे इस प्रश्न में पूछे गई है। प्रश्न नंबर 9 है कि परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन क्या है। परंपरागत जनजातीय राजनीतिक संगठन क्या होते हैं, इन पर एक निबंध लिखना है। अथवा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जनजातीय समाज की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था, जनजातीय समाज की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था, जो परंपरागत रूप से चली आ रही हो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था और उसके बदलते स्वरूप की विवेचना करना है। तो जनजातीय समाज की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो परंपरागत रूप से चली आ रही थी, उस व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, इसकी विवेचना करनी है। बात समझ आ रही ना। चलिए प्रश्न नंबर 10 है जनजातीय समस्याओं के कारण बताइए। जनजातीय समस्याओं के कारण और उसकी प्रकृति आपसे पूछी गई है, जनजातीय समस्याओं की। तो जो जनजातीय समाज है उसके सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां हैं या कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के पीछे कारण क्या है, उन कारणों को समझाते हुए उनकी प्रकृति के बारे में चर्चा करनी है, उन समस्याओं के नेचर के बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 11 है जनजातियों की स्वास्थ्य और कुपोषण संबंधी समस्या पर एक टिप्पणी कीजिए। तो जनजातियों की विभिन्न समस्याओं में एक स्वास्थ्य और कुपोषण संबंधी समस्या भी उनके सामने या उनकी चुनौती के रूप, उनके सामने चुनौती के रूप में उपस्थित है। तो स्वास्थ्य और कुपोषण संबंधी जो समस्या है इस पर भी एक टिप्पणी करना है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न नंबर 12 है जनजातीय आंदोलन से क्या आशय है। जनजातीय आंदोलन से क्या आशय है। भारत में जनजातीय आंदोलनों के कारण बताइए। भारत में जनजातीय आंदोलन के कारण बताइए। तो जनजातीय आंदोलन क्या होते हैं और इसके कारण क्या थे, जनजातीय आंदोलन होने के पीछे उद्देश्य क्या थे, उसके कारण क्या थे। प्रश्न नंबर 13 है, बस थोड़ी सी और सब्र कीजिए, बताने वाला हूं कि इसके आंसर आप कैसे निकालोगे, है ना, आंसर कैसे प्राप्त होंगे आप लोगों को। प्रश्न नंबर 13 है जनजातीय विकास के लिए भारत में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जनजातीय विकास के लिए, तो जो जनजातीय समाज है उस समाज के विकास के लिए भारत के संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं, उन प्रावधानों के बारे में आपको यहां पर बताना है प्रश्न नंबर 13 के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो जनजातियों के लिए शासन द्वारा संचालित प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो जो प्रमुख कल्याण कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा जनजातीय समाज के उद्धार के लिए चलाए जा रहे हैं
उनके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। क्लियर है? फिर से आसान शब्दों में कहूं तो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम जो कि जनजातीय समाज के विकास के लिए होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के बारे में आप जितना भी जानते हो उनके बारे में यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 15 है और आखिरी प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न प्रजातियों पर टिप्पणी कीजिए। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रजातियां हैं या जनजातियां हैं, उन पर टिप्पणी करनी है। जैसे कि गोंड जनजाति, सहरिया जनजाति, कोरकू जनजाति, बेगा जनजाति और भारिया जनजाति। तो इन 5 प्रमुख जनजातियों पर आपको देखिए प्रश्न में मैंने दिया है 5 जनजाति। जरूरी नहीं है कि ये 5 ही जनजाति आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए और हर एक जनजाति को लेकर के इतना कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि एक ही जनजाति में भी आप 8 से 10 पेजेस भर सकते हो, इतना कंटेंट है। मैंने 5 जनजातियों के बारे में दिया गया है, 5 में से 100% 2 जनजातियों के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जरूर जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसीलिए 5 के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ में आपका जो मॉडल पेपर है वो हो जाता है कंप्लीट। अब बात आती है कि इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, इनके आंसर कैसे मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आंसर के लिए क्या करना है आपको, जो भी आपके पास पुस्तक है, देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट तो मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि सर इसकी आंसर शीट भी दे दीजिए। तो यार देखो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, आंसर शीट क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पूरे सब्जेक्ट के आंसरों को पूरा छाट बिना, मतलब समय कुल मिलाकर समय बहुत लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है इसके आंसर शीट कंप्लीट करने में। और बंदा यहाँ पर अकेला है आपकी सेवा में, या ज्यादा इतना समय नहीं अगर देने बैठूंगा ना तो ये क्लासेस बंद हो जाएगी। इधर बड़ी मुश्किल से बीच में टाइम निकाल, वैसे भी मेरा टाइम शेड्यूल जो अभी चल रहा है ना पिछले 2 महीने से बहुत टाइट चल रहा है, टाइम बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके 1-2 सेशन के लिए मैं आपके बीच में आ जाता हूं टाइम निकाल करके। और अगर आंसर शीट बनाने बैठूंगा ना तो शायद हो सकता है कि 4-5 दिन में आपको यूट्यूब पर ही ना दिखूं, है ना। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको तरीका बता रहा हूं, थोड़ी सी आप लोग अगर मेहनत करेंगे ना तो आपको आसानी से इसके आंसर मिल जाएंगे। जो भी किताब या किसी भी पब्लिकेशन की सीरीज आपके पास हो उसमें करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सर्च करना है। जिस पर मैंने मार्क किया ना, प्रश्न पूरा टाइप नहीं करना है, उसका कॉन्सेप्ट सर्च करना है कि जनजाति परिवार क्या होता है, जनजाति है ना, नातेदारी क्या होती है, इसे कॉन्सेप्ट को सर्च कीजिए। कहां पर, आपकी पुस्तक में या सीरीज में, वहां पर कॉन्सेप्ट वाइज आपको वो कॉन्सेप्ट जो मिलेगा ना बस उसी को संभाल कर रख लीजिए, उसको पेंसिल से मार्क कर लीजिए, बस उतना ही आपको रिवीजन लगाना है। सबसे पहले जो प्रश्न मैंने दिए उस प्रश्न को पढ़िए, उस प्रश्न में पूछा क्या गया है उन टर्मों पर फोकस करके और अपनी किताब में उन टर्मों को ढूंढिए। हो सकता है कि किसी किताब में वो टर्म ना मिले, कोई टर्म ना मिले, तो उसके लिए आप उसे गूगल भी कर सकते हैं, गूगल करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट डाउन करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो थोड़ी सा संघर्ष और थोड़ी सी मेहनत तो आपकी दोस्तों लगेगी, क्योंकि सारी मेहनत मैं नहीं कर सकता, याद रखिएगा। मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया में। स्टूडेंट आप लोग हैं, हमारा काम है आपको एक रास्ता बताना और उस रास्ते पर चलना आपका काम है। बताने वाले को पसीना नहीं आएगा, चलने वाले को पसीना आएगा। क्यों? क्योंकि उसे मेहनत करनी होगी और वो मेहनत, जितनी मेहनत आप करोगे ना दोस्तों, वो जो विषय है आपका उतना ही आपके नजदीक आ जाएगा और उस विषय से संबंधित उतनी ही ज्यादा जानकारी आपको होती चली जाएगी। इसलिए थोड़ा आंसर ढूंढने का प्रयास करिए। जब आप अपनी पुस्तक में आंसर ढूंढोगे ना तो प्रश्न से आप इस प्रकार से रूबरू हो जाओगे कि प्रश्न चाहे वो किसी भी रूप में एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, आप उसका फट से आंसर राइटिंग करना चालू कर देंगे, याद रखिएगा। इसलिए प्रश्न, इसके 15 ही प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्वयं ढूंढोगे, किसी और से ये मेहनत करने की अपेक्षा नहीं करोगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मॉडल पेपर जो है आप इसके बाद देखना चाहते हैं। मैं उसी पर क्लासेस लेकर के आ जाऊंगा। आपकी कमेंट के अनुसार ही मैं आईएमपी क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाता हूं। इस सब्जेक्ट की समाजशास्त्र की भी काफी कमेंट आई थी मेरे पास में, इसीलिए इसके आईएमपी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। इसी तरह से अगर आप किसी अन्य विषय पर भी आईएमपी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। जिस सब्जेक्ट की ज्यादा कमेंट आएगी मैं उसका लेकर के आ जाऊंगा। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।